हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एफटी की स्टडी चैनल पे। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 14 कराने जा रहा हूँ। क्लास 7 का हिंदी का चैप्टर है ये, जिसका नाम है संघर्ष के कारण में तनुक मिजाज हो गया धनराज। ठीक है, तो आइए चैप्टर को शुरू करते हैं। हॉकी के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्ले जब 35 वर्ष के हो गए, ठीक है, धनराज पिल्ले इनका नाम है पूरा। जब वो 35 साल के हो गए तो उनका एक साक्षात्कार हुआ। विनीत पांडे ने उनका साक्षात्कार लिया, मतलब कि इंटरव्यू लिया। इस साक्षात्कार का संवादित अंश, मतलब इसका जो इंटरव्यू को कुछ पार्ट को इसमें इस चैप्टर में दिखाया गया है। तो विनीता पांडे बोलती हैं, खिड़की पुणे की तंग गलियों से लेकर मुंबई के हीरा नंदनी पवई कॉम्प्लेक्स तक आपका सफ़र बहुत लंबा और कष्ट साध्य रहा। इस सफ़र के बारे में हमें कुछ बताएं। तो धनराज बताते हैं कि बचपन मुश्किलों से भरा रहा। हम बहुत गरीब थे। मेरे दोनों बड़े भाई हॉकी खेलते हैं, उन्हीं के चलते मुझे भी उसका शौक़ हुआ, पर हॉकी स्टिक खरीदने तक की हैसियत नहीं थी मेरी, इसलिए अपने साथियों की स्टिक उधार मांगकर काम चलाता था। वे मुझे तभी मिलती जब वे खेल चुके होते थे। इसके लिए बहुत धीरज के साथ अपनी बारी का इंतजार भी मुझे करना पड़ता था। मुझे अपनी पहली स्टिक तब मिली जब मेरे बड़े भाई को भारतीय कैंप के लिए चुन लिया गया। उसने मुझे अपनी पुरानी स्टिक दे दी। वे नई तो नहीं थी, लेकिन मेरे लिए बहुत कीमती थी, क्योंकि वे मेरी खुद की अपनी थी। मैंने अपनी जूनियर राष्ट्रीय हॉकी सन 1985 में मणिपुर में खेला। तब मैं सिर्फ 16 साल का था। देखने में दुबला पतला और छोटे बच्चे के जैसा चेहरा था मेरा। अपनी दुबली कद काठी के बावजूद मेरा ऐसा दबदबा था कि कोई मुझसे भिड़ने की कोशिश भी नहीं करता था। मैं बहुत जुझारू था, मैदान में भी और मैदान से बाहर भी। 1986 में मुझे सीनियर टीम में डाल दिया गया और मैं बोरिया बिस्तर बांधकर मुंबई चला गया। उस साल मैंने और मेरे बड़े भाई रमेश ने मुंबई लीग में बेहतरीन खेल भी खेला। हमने खूब धूम भी मचाई। इसी के चलते मेरे अंदर एक उम्मीद जाग गई। मुझे ओलंपिक के लिए नेशनल कैंप से बुलावा भी आएगा, पर नहीं आया। इस चीज़ की उम्मीद जागी कि वहाँ से बुलावा आया, लेकिन वो बुलावा नहीं आएगा। मेरा नाम 57 खिलाड़ियों की लिस्ट में भी नहीं था। बड़ी मायूसी हुई मुझे, मगर एक साल के बाद ही ऑलविन एशिया कप के कैंप के लिए मुझे चुन लिया गया। तब से लेकर आज तक मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। देखिए बॉक्स में दिया है, इसे देख पढ़ लेते हैं पहले, आगे का पढ़ने से पहले। कि धनराज पिल्ले के व्यक्तित्व को रेखांकित करते हुए विनीता पांडे ने लिखा कि वह आपको कभी हंसाता है, कभी रुलाता है, कभी विस्मय से भर देता है, तो कभी खिजी से भी। इसकी व्यक्तित्व में कई रंगे और कई भाव हैं। उसने ठेठ जमीन से उठकर आसमान का सितारा बनने की यात्रा तय की है। इसके बाद विनीता नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती है कि आपका विद्यार्थी जीवन कैसा रहा। आपने स्कूल के दिनों से आपकी किस प्रकार की यादें जुड़ी हुई हैं, वो बताइए। तो धनराज बताते हैं कि मैंने पढ़ने में एकदम फिसूड़ी था। किसी तरह 10वीं तक पहुंच गया, मगर उसके आगे तो मामला बहुत कठिन था। फिसूड़ी मतलब मैं पढ़ने में बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। एक बात कहूँ, अगर मैं हॉकी खिलाड़ी नहीं होता तो शायद एक चपरासी की नौकरी भी नहीं मिलती मुझे। आज मैं बैचलर ऑफ साइंस या आर्ट्स भले ही ना हूँ, पर गर्व से कहता हूँ कि मैं बैचलर ऑफ हॉकी हूँ। और मेरी शादी के लिए आप मुझे मास्टर ऑफ हॉकी भी कह सकते हैं। फिर विनीता पूछते हैं कि आप इतने टुनुक मिजाज क्यों हैं, कभी कभी आप आक्रामक भी हो जाते हैं। तो धनराज बोलते हैं कि इस बात का संबंध मेरे बचपन से जुड़ा है। मैं हमेशा से ही अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस करता रहा। मैंने अपनी माँ को देखा कि उन्हें हमारे पालन पोषण में कितना संघर्ष करना पड़ा था। मैंने तनुक मिजाज के पीछे कई वजह भी हैं, लेकिन मैं बिना लौंग लपेटे वाला आदमी हूँ। मन में जो आता है सीधे सीधे कह डालता हूँ, और बात को कई बार पछताना भी पड़ता है। मुझसे अपना गुस्सा रोका नहीं जाता। दूसरे लोगों को भी मुझे उकसाने में मज़ा आता था। मुझे ज़िंदगी में हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए जूझना पड़ा है, जिससे मैं चिड़चिड़ा हो गया। साथ ही साथ बहुत भावुक इंसान भी हूँ। मैं किसी को तकलीफ़ में नहीं देख सकता, और मैं अपने दोस्तों और अपने परिवार को की भी बहुत कद्र करता हूँ।
मुझे अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगने में कोई शर्म भी महसूस नहीं होती। विनीता पूछते हैं कि आपके परिवार की आपके लिए क्या अहमियत है। तो धनराज बताते हैं कि सबसे अधिक प्रेरणा मुझे मेरी माँ से मिली है। उन्होंने हम सब भाई बहनों में अच्छे संस्कार डालने की पूरी कोशिश की है और मैं उनके सबसे नज़दीक भी हूँ। मैं चाहे भारत रहूँ या विदेश में, रोज़ रात में सोने से पहले माँ से ज़रूर बात करता हूँ। मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि की विनम्रता के साथ संभालने की सीख भी दी है और मेरी सबसे बड़ी भाभी कविता भी मेरे लिए माँ की तरह ही है और वे भी मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। फिर विनीता पूछते कि आपने सबसे पहले कृत्रिम घास यानी कि एस्ट्रो टर्फ पर हॉकी कब खेली। तो धनराज बताता है कि मैंने सबसे पहले कृत्रिम घास तब देखी जब राष्ट्रीय खेल नेशनल में भाग लेने 1988 में मैं नई दिल्ली आया। मुझे याद है कि किस तरह सोमे और जोकिम कार्वाहलो मुझे एक कोने में ले जाकर कृत्रिम घास पर खेलने के गुर बता रहे थे। जब वे बताने में लगे हुए थे तो मैं झुक झुक कर उस मैदान को छू रहा था। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि विज्ञान इस कदर तरक्की कर सकता है जिससे कृत्रिम घास तक उगाई जा सकती है। इसके बाद विनीता पूछती है कि हर युवक का ये सपना होता है कि उसके पास एक कार हो। आपके पास अपनी पहली कार कब आई। तो धनराज बताता है कि मेरी पहली कार एक सेकंड हैंड आरामदा थी जो मुझे मेरे पहले के एम्प्लॉयर ने दी थी। तब तक मैं काफ़ी नामी खिलाड़ी बन चुका था, मगर ये कोई ज़रूरी नहीं कि शोहरत पैसा साथ लेकर ही आए। मैं तब भी मुंबई की लोकल ट्रेन और बसों में ही सफ़र करता था क्योंकि टैक्सी चढ़ने की हैसियत मुझ में नहीं थी। मुझे याद है कि एक बार किसी फोटोग्राफर ने एक भीड़ से भरे रेलवे स्टेशन पर मेरी तस्वीर खींचकर अगली सुबह अखबार में ये खबर छाप दी कि हॉकी का सितारा पिल्ले अभी भी मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफ़र करता है। उस दिन मैंने महसूस किया कि मैं एक मशहूर चेहरा बन चुका हूं और मुझे लोकल ट्रेन में सफ़र करने से क्या बचना चाहिए। लेकिन मैं कर ही क्या सकता था। मैं जो भी थोड़ा बहुत कमाता उसे अपने परिवार चलाना पड़ता था। धीरे धीरे पैसा जमा करके बहन की शादी की और अपनी माँ के लिए हर महीने पूरे पैसा भेजना भी शुरू किया। आज मेरे पास एक फोर्ड आइकॉन है जिसे मैंने सन 2000 में ख़रीदा था, मगर वे किसी कॉरपोरेट हाउस का दिया हुआ तोहफा नहीं है बल्कि मेरी मेहनत की गाड़ी कमाई से खरीदी हुई कार है। विनीता पूछते कि सफलता का आपके लिए क्या महत्व है। हॉकी को आपने इतना कुछ दिया, इसके बदले आपको क्या मिला। तो धनराज बताते कि कुछ रुपए इनाम में मिले थे, मगर आज खिलाड़ी को जितना मिलता है उसके मुकाबले में पहले कुछ नहीं मिलता था। मेरी पहली जिम्मेदारी थी परिवार में आर्थिक तंगी को दूर करना और उन सबको एक बेहतर ज़िंदगी देना। विदेश में जाकर खेलने से जो कमाई हुई उससे मैंने 1994 में पुणे के भाव पाटिल रोड पर 2 बेडरूम का एक छोटा सा फ्लैट भी खरीदा। घर छोटा जरूर था पर हम सबके लिए बहुत काफ़ी था। 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने मुझे पावर में एक फ्लैट दिया। वह ऐसा घर है जिसे खरीदने की मेरी खुद की हैसियत कभी नहीं हो पाती। फिर विनीता पूछती हैं कि सेलिब्रिटी के साथ एक ही मंच पर बैठना कैसा लगता है। तो धनराज बताता है कि बहुत अच्छा। जब हम राष्ट्रपति से मिले तब ये महसूस हुआ कि हम कितने खास हैं। हॉकी ही है जिसके चलते हर जगह प्रतिष्ठा हमें मिली है। ठीक है, तो ये था बच्चों चैप्टर। आई हो आपको पूरी धनराज जी की कहानी अच्छे से समझ में आ गई होगी और भी चैप्टर पूरा अच्छे समझ में आ गया होगा और वीडियो भी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो बच्चों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।